नमस्ते एवरीवन, मैं हूं दिशा चौहान और आप सभी का स्वागत करती हूं इस वीडियो में। आप सभी जानते हैं जेकेपीएससी ने हाल ही में लेक्चर +2 ज़ूलॉजी का रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया। फॉर दोज हु अपीयर्ड, आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टेस्ट के क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first question was, an inverted biomass pyramid is expected in. Inverted pyramid of biomass कौन से सिस्टम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में, डिजर्ट में या ओपन ओशियन में? तो अगर बात करें ग्रासलैंड, फॉरेस्ट या डिजर्ट की, वहाँ प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स का बायोमास जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं उनसे ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड नहीं बल्कि अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिलेगा। ठीक है, बात करें ऑप्शन नंबर 4 ओपन ओशियन की, तो वहां प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स का साइज बहुत छोटा होता है, तो इस कारण से उनका बायोमास जो है उनके कंज्यूमर्स जो कि ज़ूप्लैंक्टन्स हैं उनके कंपैरिजन में कम रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जहां पे प्रोड्यूसर का बायोमास जो है वो कंज्यूमर से कम है, आपको इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखने को मिल जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ओपन ओशियन। क्यों? क्योंकि बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स इज लेस देन द बायोमास ऑफ ज़ूप्लैंक्टन्स। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है यहाँ पे, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका बायोमास कम रहेगा इन कंपैरिजन टू द ज़ूप्लैंक्टन्स जो कि कंज्यूमर्स हैं। पर फाइटोप्लैंक्टन्स का रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है और वो जो फूड चेन है उसको वो सस्टेन करवा सकते हैं, लेकिन स्टिल द बायोमास इज लेस, देयरफॉर वी विल गेट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री फ्रॉग्स नियर अ फॉरेस्ट ट्रेल स्टॉप कॉलिंग व्हेन पीपल पास. After repeated harmless visit, they no longer react. What behavioral phenomena explain this? Option A, habituation. Option B, sensitization. Option C, classical conditioning. या option D, operant conditioning. चलिए पहले तो समझते हैं। देखिए, एक ट्रेल है जहाँ पे ट्री फ्रॉग्स जब कोई लोग पास कर रहे हैं तो साउंड बनाना कम कर देना, साउंड नहीं, मतलब दे स्टॉप कॉलिंग, है ना, साउंड नहीं निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब कोई जा रहा है वहां पे उनको स्टिमुलस मिल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, आफ्टर रिपीटेड हार्मलेस विजिट्स दे नो लॉन्गर रिएक्ट। जब बार बार लोगों ने वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि ये तो हार्मलेस है, ठीक है, तो उन्होंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। तो ये कौन सा फिनोमेना है? 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले हम इन ऑप्शंस को 1 बाय 1 समझते हैं। हैबिचुअलाइजेशन क्या है, सेंसिटाइजेशन क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। हैबिचुअलाइजेशन का मतलब है, हैबिचुअलाइजेशन एक सिंपल लर्निंग प्रोसेस है जहां रिपीटेड स्टिमुलस के बाद रिस्पांस कम या बंद हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा। मतलब हैबिचुअलाइजेशन इज अ सिंपल लर्निंग प्रोसेस जहां पे क्या हो रहा है, जब रिपीटेड स्टिमुलस मिल रहा है तो ऑर्गेनिज्म रिस्पांस देना या तो कम कर देता है या तो बंद ही कर देता है। कम कर देगा या तो बंद कर देगा। ठीक है, सो दिस इज हैबिचुअलाइजेशन। सेंसिटाइजेशन क्या है? सेंसिटाइजेशन इसका ऑपोजिट है। जब रिपीटेड स्टिमुलस मिलता है तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने रिस्पांस को भी बढ़ा देता है। ठीक है, आफ्टर रिपीटेड स्टिमुलस द रिस्पांस बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग न्यूट्रल स्टिमुलस से एसोसिएशन होती है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट के हिसाब से लर्निंग करवाई जाती है। ठीक है, सो न्यूट्रल स्टिमुलस, पैवलव डॉग वाला आपको एग्जांपल याद होगा। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस से एसोसिएशन बनती है और यहां पे क्या होता है, रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट देके लर्निंग कराई जाती है।
ठीक है, ये 4 चीजें क्या हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि ट्री फ्रॉग्स क्या हैं, वो साउंड निकाल रहे हैं जब लोग जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद जब उनको रिपीटेड स्टिमुलस मिला तो उन्होंने साउंड निकालना बंद कर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ सेट बैठेगा? हैबिचुअलाइजेशन, जहां पे रिपीटेड स्टिमुलस आने से रिस्पॉन्स या तो कम हो जा रहा है या फिर खत्म हो जा रहा है, जैसा यहाँ हो रहा है कि उन्होंने रिएक्शन देना बंद कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हैबिचुअलाइजेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज the interaction that is least likely to contribute to antigen antibody binding under physiological conditions। ठीक है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑप्शन बी वंडरवॉल फोर्सेस, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स या ऑप्शन डी कोवलेंट बॉन्ड। एंटीजन एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन है वो एक नॉन कोवलेंट बाइंडिंग है। ठीक है, रिवर्सिबल ये एक तरीके की बाइंडिंग है, दोनों मॉलिक्यूल्स रिवर्सिबली जुड़ते हैं। ठीक है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी में इंटरेक्शंस होती है तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स, एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, ये रिवर्सिबली जुड़ते हैं ताकि एंटीजन को पहचाना जा सके, टू रिकॉग्नाइज द एंटीजन। ये बाइंडिंग जो है होती है। ये बाइंडिंग में ज्यादातर जो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं, वीक इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वंडरवॉल फोर्सेस या हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, ये सब क्या है? वीक फोर्सेस हैं। इस इंटरेक्शंस में, इस एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन में वीक फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं, नॉन कोवलेंटली ये दोनों जुड़ते हैं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस। क्योंकि कोवलेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं और ये बाइंडिंग इसलिए हो रही है ताकि एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। एंटीजन एंटीबॉडी की बाइंडिंग में कौन सी इंटरेक्शन सबसे कम लाइकली है कि वो पार्टिसिपेट करेंगी? नॉन कोवलेंट तो पार्टिसिपेट करेंगी, वीक तो पार्टिसिपेट करेंगी, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स पार्टिसिपेट करे ये बहुत ही कम लाइकली है। तो करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कोवलेंट बॉन्ड्स। लीस्ट लाइकली जो इंटरेक्शन है वो है कोवलेंट बॉन्ड्स। एंटीजन एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग है वो कोवलेंट बॉन्ड से नहीं होती। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, ऑप्शन बी presence of circular DNA, ऑप्शन सी high cholesterol in membranes या ऑप्शन डी continuous connection with endoplasmic reticulum। पहले तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या बोलती है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर क्लोरोप्लास्ट है, ये किससे बने हैं? ये प्रोकैरियोट से बने हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर आ गए, है ना। ये ऑर्गेनेलिज जो हैं इनके बहुत से फीचर्स जो हैं वो प्रोकैरियोट से मैच होते हैं, जैसे कि 70S राइबोसोम की बात करें, प्रोकैरियोट से मैच हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करें इनके सर्कुलर डीएनए की, कि इनका डीएनए सर्कुलर है, ये फीचर भी इनका प्रोकैरियोट से मैच हो गया। बाइनरी फिजन या फिर डबल मेम्ब्रेन, बहुत से जो इनके फीचर्स हैं वो प्रोकैरियोट से मैच होते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन में ये पूछा है कि कौन सा सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, तो प्रोकैरियोट से मैच होने में तो सर्कुलर डीएनए सपोर्ट कर रहा है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई लाइसोसोमल एंजाइम नहीं होते, डाइजेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाई कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन, नो, डबल मेम्ब्रेन है लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं सुना। कॉन्टिन्यूस कनेक्शन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई कॉन्टिन्यूस कनेक्शन नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियस का होता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये 3 चीजें तो है नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए, जो कहां से आया है उसके कुछ फीचर्स जो है प्रोकैरियोट से मैच होते हैं। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन थ्योरी भी इसके बेसिस पे दी गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसाइड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स इन कॉलोनियल हाइड्रोजोन्स is specialized for locomotion? ऑप्शन ए नेक्टोफोर, ऑप्शन बी गोनोजोइड, ऑप्शन सी गैस्ट्रोजोइड या ऑप्शन डी फाइलोजोइड्स। जो कॉलोनियल हाइड्रोजोन्स हैं जैसे साइफोनोफोरा या फिजेलिया, उनमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही कॉलोनी के जोइड्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट यहाँ पे
आपको पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स दिए हैं, इन सब के साथ एक फंक्शन एसोसिएटेड है। अब इनके 4 ऑप्शन के फंक्शन देखें तो नेक्टोफोर इट इज कंसर्न्ड विद लोकोमोशन, नेक्टोफोर लोकोमोशन के साथ कंसर्न्ड है। गोनोजोइड कंसर्न्ड है रिप्रोडक्शन के साथ। गैस्ट्रोजोइड इट इज कंसर्न्ड विद न्यूट्रिशन एंड फाइलोजोइड इट इज कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब जोइड जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कि सबके पास अपना एक रोल है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सा स्पेशलाइज्ड है लोकोमोशन, तो बहुत इजी है, ऑप्शन ए नेक्टोफोर। गैस्ट्रोजोइड तो न्यूट्रिशन के साथ है, गोनोजोइड रिप्रोडक्शन के साथ है, फाइलोजोइड प्रोटेक्शन के साथ है और नेक्टोफोर लोकोमोशन के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्टोफोर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स is essential for an effective hemodialysis membrane? Option A, it should allow passage of plasma proteins but not ions. Option B, it must actively pump metabolic waste across the membrane. Option C, it must permit passive diffusion of solutes while retaining ब्लड सेल्स। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव्स। तो हेमोडायलिसिस क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। हेमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या करते हैं, पेशेंट जिनकी किडनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही हैं उसमें उनके ब्लड से जो उनके नाइट्रोजन वेस्ट हैं जैसे कि यूरिया हो गया है ना, इनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड के पेशेंट के ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव किया जाता है ताकि जब किडनीज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हैं। तो जो हीमोडायलिसिस मेम्ब्रेन है उसके कुछ फीचर्स रहते हैं, उनको समझ लेते हैं। हीमोडायलिसिस मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये सेमी परमिएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब है कि कुछ चीज़ों को जाने दे और कुछ चीज़ों को नहीं जाने दे। तो ये अलाउ करती है बहुत ही स्मॉल सॉल्यूट्स को, जैसे क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया, है ना, उनका पैसेज ये अलाउ करती है बाय पैसिव डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता। ठीक है, बात करें किसको अलाउ नहीं कर रही है, इसको तो अलाउ कर रही है पर अलाउ नहीं करती है लार्ज चीज़ों को, कोई प्रोटीन हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, उनको ये परमिट नहीं करेगी। सेमी परमिएबल का मतलब है कि कुछ चीज़ों को परमिट करेगी, कुछ चीज़ों को परमिट नहीं करेगी। तो जो स्मॉल सॉल्यूट्स हैं आपके, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, है ना, वेस्ट मटेरियल जो है उसको इसने परमिट कर दिया ड्यू टू साइज। जो बड़े चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन्स हो गए, है ना, ब्लड सेल्स हो गए, उनको ये परमिट नहीं करती है। कौन किस किसको परमिट नहीं किया, ब्लड सेल्स, लार्ज प्रोटीन्स, ठीक है, इनको इसने परमिट नहीं किया। चलिए अब ये चीज आप फीचर समझ गए हो, अब इसके बाद इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इट शुड अलाउ पैसेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स बट नॉट आइंस। तो मैं तो उल्टा बोल रही हूँ कि छोटे आइंस को, छोटे सॉल्यूट्स को ये जाने देगा लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स को नहीं जाने देगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया जी गलत। आगे चलते हैं, इट मस्ट एक्टिवली पंप मेटाबॉलिक वेस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। हाँ जी, मेटाबॉलिक वेस्ट तो कर रही है लेकिन ये जो एक्टिव वाला पॉइंट है ये गलत है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं होता, ये भी गलत। इट मस्ट परमिट पैसिव डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट्स व्हाइल रिटेनिंग ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को परमिट नहीं करती है, स्मॉल सॉल्यूट्स को परमिट करती है। तो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, वो गलत क्यों है ये भी समझ गए, ये सही क्यों है ये भी समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट एस्टेब्लिश्ड और टारगेटेड एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड लाइवस्टॉक। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपने बताना है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ जीएम लाइवस्टॉक। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड लाइवस्टॉक का मतलब है कि कुछ लाइवस्टॉक में हम क्या करते हैं, जीन्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि हमें जो क्या मिल पाए। जीन्स को मॉडिफाई क्यों किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों बनाया जा रहा है, ताकि हमें डिजायरेबल ट्रेट्स मिल पाए। डिजायरेबल ट्रेट्स मतलब प्रोडक्शन बढ़े, है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, कुछ फायदेमंद चीजें मिले और हमें फायदा हो।
ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से ट्रेट्स हैं जो डिजायरेबल हैं, जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में डाला जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली हम चाहते होंगे जो हमारा लाइफ स्टॉक है उसमें डिजीजेस कम हो, डिजीजेस के होने के चांसेस कम हो, तो इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंट हम ये रिप्रेजेंट करता है कि हम क्या एप्लीकेशन लेना चाहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, है ना। क्या लेना चाहते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस हो। प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मिल्क्स, ये भी एक एप्लीकेशन है। मिल्क में फार्मास्यूटिकल्स होंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है ना। तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है, डिजायरेबल ट्रेट है। क्रिएशन ऑफ स्टेराइल हाइब्रिड्स फॉर इकोलॉजिकल रिलीज, स्टेराइल हाइब्रिड्स फॉर इकोलॉजिकल रिलीज, ये कहाँ से हमारे लिए एक डिजायरेबल ट्रेट बना? इससे हमारा क्या फायदा है? स्टेराइल हाइब्रिड्स बना के हमारा कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज एनहांस्ड वूल क्वालिटी। ऑब्वियसली अगर हम शीप में करवा रहे हैं जीन्स को मॉडिफाई, तो हम ये चाहते हैं जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बढ़ बढ़ के मिले, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन 5 कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनकी कंप्लीट एलिमिनेशन तो नहीं होगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों मिलकर काम करें। जो हमारा जीएम है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, या फिर जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है, ये दोनों मिलकर काम करें फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीट एलिमिनेशन तो नहीं चाहते हम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की, बल्कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ काम करें फॉर सस्टेन प्रोडक्शन। तो कौन से ट्रेट्स डिजायरेबल हैं ये देखकर हम टिक लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। अब है 1, 2 एंड 4। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें 1, 2 एंड 4 के बारे में बताया हो। ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। तो आपको लेफ्ट साइड पे कुछ फाइलम देके रखे हैं और राइट साइड पे कुछ फीचर, और आपने इनको मैच करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, फीचर से चल लेते हैं। स्यूडोसिलम, तो स्यूडोसिलम किसमें प्रेजेंट, क्या क्या दिया? पॉरीफेरा, प्लेटीहेलमिंथिस, निमेटोडा और नाइडेरिया। तो आपने यहां से देख के बताना है कि कौन कौन से फीचर जो हैं वो हो सकते हैं। तो बात करूं स्यूडोसिलम की, तो स्यूडोसिलमेट एनिमल्स कौन से होते हैं आपके? निमेटोड्स। इनका फीचर है तो ये यहां मैच करवा दो। आगे आया रेडियल सिमेट्री एंड नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नाइडेरिया, यहां मैच हो गया। अगला है टोटिपोटेंट आर्कियोसाइट्स, नो ट्रू टिश्यूज। तो नो ट्रू टिश्यू बिल्कुल शुरू में जाते हैं, जब कुछ जहां पे आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट हैं और ट्रू टिश्यू नहीं है, वो थे हमारे पॉरीफेरेंस। फ्लेम सेल्स देख के बता सकते हो। सिंसिटियल टेगुमेंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेटीहेलमिंथिस। तो क्या बना? फर्स्ट का थर्ड, इससे ही सेकंड का फोर्थ, सही है, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मूविंग टू द फर्दर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश क्लासिकल फ्रॉम ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग को इनमें से कौन सा डिस्टिंग्विश कर रहा है? पहले तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग है लर्निंग बाय स्टिमुलस, एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे कि बेल, पेवलोव डॉग का आपको एग्जांपल याद है? बेल को अनकंडीशनल के साथ किया गया है, फूड के साथ, है ना। यहां पे क्या करते हैं हम? एक न्यूट्रल स्टिमुलस एसोसिएट कर देते हैं एक अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, तो स्टिमुलस से इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आ जाता है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स क्या है? आपका सैलिवेशन, है ना। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स क्या है? सैलिवेशन। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग होती है बाय कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें कोई रिवॉर्ड, है ना, या पनिशमेंट के हिसाब से हम क्या करवाते हैं? कोई चीज सिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब समझते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। ऑप्शन नंबर ए स्टेट्स क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स वॉलंटरी रिस्पॉन्स एंड ऑपरेंट इज इनवॉलंटरी। ऐसा नहीं है, क्लासिकल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो वॉलंटरी नहीं होते। क्लासिकल रिस्पॉन्सेज, अगर आपने पेवलोव डॉग का एग्जांपल याद है तो वहां पे रिस्पॉन्स इनवॉलंटरी है, जो सैलिवेशन है वो इनवॉलंटरी है, तो इसमें क्लासिकल रिस्पॉन्स इनवॉलंटरी होते हैं। तो पहले तो ये वाला गलत हो गया। ऑपरेंट
कंडीशनिंग डिपेंड्स ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन। हाँ जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करता है, क्लासिकल नहीं करता। तो ये सही बात बोल रहे हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑलवेज लीड्स टू एक्सटेंशन डजंट, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर बीटा डीएनए। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट बीटा डीएनए के लिए सही है। बीटा डीएनए क्या है? जो बी डीएनए जो कि नॉर्मली सेल्स में होता है, जिसका स्ट्रक्चर किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने दिया। तो वहां पे इन स्टेटमेंट्स को देखना है कि कौन सी उसके लिए करेक्ट बैठती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट हैंडेड हेलिक्स। तो ए डीएनए हो बी डीएनए हो, उन दोनों में राइट हैंडेड हेलिक्स देखते थे। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स किस में प्रेजेंट होती है? जेड डीएनए में। तो ये स्टेटमेंट तो सही है फॉर बीटा डीएनए। 10.5 बेस पेयर पर टर्न, तो हर कंप्लीट हेलिकल टर्न में अप्रोक्सीमेटली 10.4 से 10.5 टर्न्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अगला है बेसिस आर परपेंडिकुलर टू हेलिक्स एक्सिस। तो बी डीएनए में बेसिस 90 डिग्री एंगल पे ही होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं हेलिक्स एक्सिस के। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। सॉरी, फोर्थ है मेजर एंड माइनर ग्रूव्स आर आइडेंटिकल इन विड्थ। ओ ये गलत है। बी डीएनए में जो मेजर ग्रूव है वो कैसी होती है? बी डीएनए की बात करूं तो मेजर ग्रूव वाइड एंड डीप होती है ना। मेजर ग्रूव और वाइड ग्रूव, माइनर ग्रूव जो है वो आइडेंटिकल इन विड्थ नहीं रहते। जो मेजर ग्रूव होती है वो वाइड एंड डीप होती है और माइनर ग्रूव नैरो और शैलो। माइनर ग्रूव कैसी होती है? ये वाइड है, वो नैरो है, वो डीप है, ये शैलो है। तो दोनों आइडेंटिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। पहले की 3 स्टेटमेंट सही है और ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन चिक हार्ट डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। कुछ इवेंट, ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स देके रखी है और आपने बताना है चिक हार्ट डेवलपमेंट में क्या सीक्वेंस रहता है। ठीक है, तो चिक हार्ट डेवलपमेंट की अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ब्लड आइलैंड फॉर्मेशन होता है, ब्लड आइलैंड फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, इसको बाद में देखते हैं। पहले वहां क्या सीक्वेंस रहती है? सबसे पहले ब्लड आइलैंड फॉर्मेशन होता है जहां पे स्प्लैंक्नोफ्लूइडिक मेसोडर्म में ब्लड आइलैंड बनते हैं। ये एंजियोजेनेसिस का अर्ली साइन रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में कार्डियक क्रिसेंट फॉर्मेशन होता है। ब्लड आइलैंड जो बने थे इनके फ्यूजन से, यहां पे है ऑप्शन ये भी, कार्डियक क्रिसेंट की फॉर्मेशन होती है। फिर एंडोकार्डियल ट्यूब्स जो है वो फ्यूज करते हैं, फ्यूजन ऑफ एंडोकार्डियल ट्यूब्स। ठीक है, इसके बाद एक एस शेप लूप बनती है, हार्ट लूपिंग। ठीक है, फाइनली आ जाएगा क्योंकि हार्ट शेप एच शेप एक लूप बनी है, यह आ जाएगा आपका हार्ट लूपिंग। तो ये ऑर्डर रहता है। अब इस ऑर्डर को यहाँ पे हम इसको इसी ऑर्डर में कर देंगे। ठीक है, तो एस शेप लूप सबसे एंड में होती है, तो हार्ट लूपिंग मैंने सबसे एंड में डाल दिया। उससे पहले एंडोकार्डियल बन रहे हैं, ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा। उससे पहले कार्डिक ब्लड आइलैंड सबसे पहले बनते हैं और ब्लड आइलैंड के फ्यूजन और स्पेशलाइजेशन से कार्डियक प्रोजेनिटर सेल जो है वो कार्डियक क्रिसेंट बनाते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आएगा आपका फोर्थ, फिर आएगा थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फिर फर्स्ट एंड देन फाइनली सेकंड। हार्ट लूप सबसे एंड में बनेगी, वो जो एस शेप लूप होती है। ब्लड आइलैंड सबसे पहले बनते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ जा रहा है? 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पेशेंट विद ब्लड ग्रुप बी रिसीव्स ब्लड फ्रॉम अ ग्रुप ए डोनर, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इमीडिएट हीमोलिटिक रिएक्शन। पहले तो समझते हैं, अगर एक
ए वाला डोनर, ए क्या है इधर, डोनर है, और वो बी को ब्लड ग्रुप दे रहा है, बी को ब्लड दे रहा है, ये क्या है, रेसिपिएंट है। जो देता है वो डोनर और जो ब्लड ले रहा है वो रेसिपिएंट, ठीक है। ऐसे करके आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हो। पहले बताओ ये ट्रांसफ्यूजन ठीक है? नहीं। क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि जो ए वाले ब्लड ग्रुप वाला है इसके पास एंटीजन कौन सा है, ए, और एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटी बी एंटीबॉडीज। वैसे बी, जिसके पास बी ब्लड ग्रुप है उसके पास बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब क्या होता है, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ए ब्लड ग्रुप वाला ए को जानता है अगर एंटी बी एंटीबॉडी, क्यों है, क्योंकि बी उसके लिए स्ट्रेंजर है, तो जब भी उसके पास बी वाली चीज आएगी वो उसके खिलाफ तबाही मचा देगा। वैसे ही बी वाला, बी एंटीजन उसके खुद के सरफेस पे, बी से तो जान पहचान है, अगर बी वाले का ब्लड ग्रुप आता तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन अगर ए वाले से ब्लड ग्रुप आ रहा है तो ए के खिलाफ तो एंटीबॉडीज हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये ऐसे करके डोनेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहां से ए एंटीजन आ गया और इसके पास ए के खिलाफ एंटीबॉडीज है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है इसके कारण क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण क्या होगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है डिलेड एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट द RH एंटीजन ऑन द डोनर सेल। RH एंटीजन की बात तो अभी तक की भी नहीं है ना, और डिलेड रिस्पॉन्स तो होता भी नहीं है, तो ये हो गया आपका एकदम गलत बात। आगे, रेसिपिएंट्स लैक ऑफ ए एंटीजन लीडिंग टू एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगेंस्ट डोनर सेल्स। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये एंटीजन के कारण तो आ नहीं रहा, ये क्यों आ रहा है, एंटीबॉडीज, क्योंकि बी के पास एंटी ए एंटीबॉडीज थी, बी के पास ए एंटीजन नहीं है, ये कहानी नहीं है। कहानी क्या है, बी के पास एंटी ए एंटीबॉडीज है। अगले ऑप्शन देखें तो ये गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ एंटी ए एंटीबॉडीज इन द रेसिपिएंट प्लाज्मा कॉजिंग कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस। तो ये थोड़ा सही सा लग रहा है कि ऐसे ही हुआ। यहाँ पे क्या था, एंटी ए एंटीबॉडीज थी बी वाले के पास, इसलिए वहां पे कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड लाइसिस हो गई। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इम्यून टॉलरेंस तो बिल्कुल ही अलग कहानी चलेगी, अलग बात है ना। सो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन द गिवन असर्शन एंड रीजनिंग। तो आपको एक असर्शन स्टेटमेंट देके रखी है, एक रीजन, और आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है। असर्शन बोलती है इन रेडियल क्लीवेज ईच सेल रिटेन्स द पोटेंशियल टू डेवलप इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो। तो रेडियल क्लीवेज में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट मतलब उनके पास सारी पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल है। अगर आप उस टाइम उनको अलग कर दोगे तो हर एक ब्लास्टोमियर जो है वो कंप्लीट इंडिविजुअल बना सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये एग्जाम्पल किसका है, आपके रेगुलेटिव डेवलपमेंट का, ठीक है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, और बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या देके रखा है, रीजन इज द रेडियल क्लीवेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोस्टोम्स। तो रेडियल क्लीवेज, प्रोटोस्टोम्स का एग्जांपल तो मैंने नहीं देखा, मैंने सी अर्चिन में देखा है रेडियल क्लीवेज, तो ये प्रोटोस्टोम्स का नहीं, ड्यूटेरोस्टोम्स का एक क्लीवेज पैटर्न हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। प्रोटेरोस्टोम्स, चाहे मलस्क की बात करूं, है ना, फ्लैटवर्म्स की बात करूं, तो वहां पे क्या होता है, एनालिड्स की बात करें स्पाइरल क्लीवेज होता है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है नहीं रेडियल क्लीवेज। तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई। तो सही बात यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल गलत। ए एंड आर दोनों सही है, नहीं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सही। ऑप्शन सी सही है, ए तो ट्रू है बट आर क्या है, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अ पेडिग्री शोज दैट अ ट्रेट स्किप्स जनरेशन एंड अफेक्ट्स मेल एंड फीमेल इक्वली, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर कोई ट्रेट स्किप कर रहा है जनरेशन और मेल और फीमेल में इक्वली है तो वो कौन सी इनहेरिटेंस होगी। पहले तो अगर कोई ट्रेट मेल और फीमेल में इक्वल है तो वो ऑटोसोमल ट्रेट होता है। एक्स लिंक जो होते हैं वो मेल और फीमेल में इक्वल नहीं होते, वो मेल को या फिर फीमेल को किसी को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो यहां से मुझे पता चल गया कि मेल और फीमेल में इक्वल है तो कैसा है,
ऑटोजोमल है। ठीक है, सेकंड चीज बोल रही है स्किप्स जनरेशन। जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करते, है ना। रिसेसिव वालों में क्या होता है, वहां पे कैरियर होता है, कैरियर में डिजीज तो नहीं आती लेकिन वो जीन को कैरी कर रहा होता है ना। जो डोमिनेंट होते हैं उसमें तो अगर एक भी सिंगल अलील भी अगर डिजीज वाला आ गया तो उसमें तो डिजीज आ जाएगी। तो जो स्किप कर रहे हैं जनरेशन वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट्स, और जो मेल और फीमेल को इक्वली कर रहे हैं वो है ऑटोजोमल ट्रेट। तो यहाँ पे ये दिस मस्ट बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोजोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following are considered in situ conservation method? तो कंजर्वेशन के मेथड्स दो टाइप के होते हैं, है ना। कौन कौन से, एक इन सीटू जहां पे नेचुरल हैबिटेट के अंदर कंजर्वेशन होती है, और एक्स सीटू जहां पे उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सीधा पूछा हुआ है कि कौन कौन से यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन मेथड है। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन ऑप्शंस को। बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। सीड बैंक्स, सीड बैंक्स में क्या होता है, हम उनके सीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं होता। तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू। ठीक है, स्टोरेज में प्रिजर्व किया जाता है, तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू। सेक्रेड ग्रुव्स, सेक्रेड ग्रुव्स क्या है, लोग अपने रिलीजियस बिलीफ की वजह से नेचुरल हैबिटेट में ही बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, बिल्कुल अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे स्टोरेज में प्रिजर्व किया जाए किसी ऑर्गेनिज्म को, देन इट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 एंड 3, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is true regarding DNA replication? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बिल्कुल सही बातें बोल रहा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो लीडिंग स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूसली बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूअसली बनता है ना। रेप्लिकेशन कैसे होती है, 5 to 3' डायरेक्शन में, और जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कैसे बन रहा होता है, कॉन्टिन्यूअस, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसकी रेप्लिकेशन कैसे बन रहा होता है, वो सिंथेसिस होती है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बिल्कुल ही गलत। लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस बनता है, लीडिंग कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे लीडिंग को डिसकंटिन्यूअस लिखा है तो करेक्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट। अगले स्टेटमेंट बोल रही है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये तो बिल्कुल सही है, जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसी के अंदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, और एंड में उन्हीं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज क्या करता है, चिपका देता है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बना देता है। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हेलिकेज अनवाइंड्स आरएनए प्राइमर्स। हेलिकेज आरएनए प्राइमर्स को नहीं, डीएनए डबल हेलिक्स को अनवाइंड कर रहा होता है, तो ये भी गलत है। और डीएनए लाइगेज इनिशिएट रेप्लिकेशन एट द ऑरिजिन, डीएनए लाइगेज एप्लीकेशन को इनिशिएट नहीं करता है, वो जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे उनको चिपकाने का काम करता है बाद में। ठीक है, तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, व्हिच इज स्टेटिंग दैट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अ लाइफ टेबल फॉर मोथ पॉपुलेशन शोज द फॉलोइंग। कुछ फीचर्स दिए हैं आपको, हाई अर्ली मोर्टिलिटी, सर्वाइवर्स रिप्रोड्यूस मैसिवली, वेरी फ्यू रीच ओल्ड एज, विच सर्वाइवरशिप कर्व एंड लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी बेस्ट डिस्क्राइब दिस पॉपुलेशन। तो अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो आपको पता है जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, है ना। टाइप 1 में ह्यूमंस आते हैं, क्या होता है, अर्ली मोर्टिलिटी नहीं रहती है, अर्ली मोर्टिलिटी कम है, दे डाई व्हेन दे रीच ओल्ड एज, रीच ओल्ड एज। तो ये टाइप 1 कर्व रहता है ना। टाइप 3 में उल्टा होता है, अर्ली लाइफ में मोर्टिलिटी हो जाती है और लेट लाइफ पे वो क्या करते हैं,
ठीक रहते हैं, हमसे उल्टा, इससे उल्टा होता है 2 में जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या बोल रहा है, हाई अर्ली मोर्टेलिटी, अर्ली मोर्टेलिटी बोल रहा है, तो ये सीधा सीधा यहीं से मुझे पता चल गया कि ये क्या है, टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है टाइप 2 में, यहाँ पे कांस्टेंट मोर्टेलिटी, इसमें क्या हुआ, अर्ली मोर्टेलिटी कम थी, लेट मोर्टेलिटी, जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, ह्यूमंस में ये होता है जब बुढ़ापा आता है तब ज्यादा डेथ होती है, यहाँ क्या होता है अर्ली लाइफ मोर्टेलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये है क्या आपका टाइप 3। तो पहले तो ये टाइप 3 है, यहीं से मैं ऑप्शन सी टिक लगाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें एक और चीज लिखी है आर सिलेक्टेड या के सिलेक्टेड। तो आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड का डिफरेंस देख लेते हैं अब, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड। तो जो आर सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा होता है, इनके बारे में क्या याद रखना है, हाई रिप्रोडक्टिव रेट। के की बात करें, ह्यूमंस आते हैं उसमें, के वालों का रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो कम रहेगा, लो रिप्रोडक्टिव रेट। उसके अलावा इनका बॉडी साइज जो है स्मॉल होता है, स्मॉल बॉडी साइज, और इनका बॉडी साइज जो है इनसे बड़ा होता है, लार्ज बॉडी साइज, ठीक है। उसके बाद इनका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, और इनका लाइफ स्पैन जो है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन, ठीक है। मेन फीचर्स, इसके अलावा इनमें पेरेंटल केयर कम होती है, ह्यूमंस में आपको पता है पेरेंटल केयर काफी ज्यादा होती है, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, बस ये फीचर आपको पता चल गया। अब बताओ आर सिलेक्टेड है के सिलेक्टेड है, क्योंकि यहां देके रखा है कि दे प्रोड्यूस मैसिवली, मतलब हाई रिप्रोडक्टिव रेट है, तो ये आर सिलेक्टेड है। ऑल्दो हम टाइप 3 से यहां तक पहुंच गए थे, लेकिन टाइप 3 में अर्ली लाइफ में मोर्टेलिटी हो जाती है, इसलिए वेरी फ्यू रीच ओल्ड एज। तो ये जो लाइफ टेबल है ये करेक्ट है फॉर टाइप 3 एंड आर सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, मैच द माउथ पार्ट्स विद द इंसेक्ट्स। यहाँ पे आपको माउथ पार्ट्स देख रखे हैं, यहाँ पे इंसेक्ट्स, आपको इनको आपस में मैच करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स, पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं एफिड्स में, एफिड्स को प्लांट सैप को सक करना होता है, इसलिए उनमें पियर्सिंग और सकिंग माउथ पार्ट्स हैं। स्पॉन्जिंग किस में होते हैं, स्पॉन्जिंग तो हाउस फ्लाई में होते हैं, साइफनिंग बटरफ्लाई मोथ्स, और च्यूइंग होंगे बीटल्स में। सॉलिड फूड के ऊपर फीड करते हैं इसको, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स की जरूरत है, इनके पास च्यूइंग होंगे। तो सिंपली हमने क्या किया, इनको मैच कर दिया, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड, और फोर्थ का फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, फर्स्ट का थर्ड से मुझे ऑप्शन मिल गया, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ म्यूटेंट सेल लाइन फेल्स टू अरेस्ट एट G1 चेक पॉइंट डिस्पाइट DNA डैमेज, विच प्रोटीन इज मोस्ट लाइकली डिफेक्टिव। कोई सेल लाइन है, उसमें क्या हो रहा है, G1 पे अरेस्ट होना था, ठीक है, G1 पे अरेस्ट होना था, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुई, तो कौन सा उसमें डिफेक्टिव पॉइंट चला गया, G1 अरेस्ट। तो G1 अरेस्ट कौन कॉज करता है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए सेल साइकिल में G1 स्टेज को कौन अरेस्ट करवाता है, ठीक है। तो जब सेल में डैमेज होता है, देखो सेल के अंदर डैमेज आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करती हैं कुछ प्रोटीन्स, वो आगे जाके इंफॉर्मेशन दे देती हैं P53 को, ठीक है। P53 क्या है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। P53 क्या करता है, ये न्यूक्लियस के पास जाता है और एक और प्रोटीन सप्लाई करता है, प्रोटीन 21। P53 गार्डियन ऑफ जीनोम है, ठीक है। ये प्रोटीन 21 क्या करता है, CDK2 को इनहिबिट कर देता है। ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा CDK2। CDK2 जो है G1 से S फेज में जाने के लिए जरूरी है, और P53 ने क्या किया, CDK2 को इनहिबिट कर दिया। तो यहाँ पे जो सेल है, सेल साइकिल है, वो G1 स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगी,
ठीक है। तो G1 स्टेज पे अरेस्ट कौन करवाता है? P53। अगर P53 में म्यूटेशन हो गई तो सेल्स जो हैं वो G1 स्टेज पे रुकेंगे नहीं। तो यहाँ पे प्रोटीन जो डिफेक्टिव होगा, अगर G1 चेक पॉइंट बाईपास हो रहा है, दैट शुड बी प्रोटीन 53, ठीक है। प्रोटीन 53 वाला जीन। APC जो है वो क्या काम करता है? उसका काम है कि वो सेल साइकिल को ही रेगुलेट करता है, लेकिन कौन से स्टेज पे? एनाफेज पे, ठीक है। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है? ट्रांजिशन कंट्रोल करता है मेटाफेज से एनाफेज तक। CDK1 की बात करूं, CDK1 जो है वो कौन सा ट्रांजिशन देखता है? वो देखता है G2 से M का ट्रांजिशन। ये G2 से M के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मेटाफेज से एनाफेज के ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये है रिस्पॉन्सिबल G1 अरेस्ट के लिए। और जो साइक्लिन D है वो प्रमोट कर रहा है G1 एक्सप्रेशन, लेकिन इसकी ओवर एक्टिविटी कोई सेंस डीएनए डैमेज को ये सेंस नहीं कर सकता है, डीएनए डैमेज को यही सेंस कर सकता है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज P53, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरासिटोइड। पैरासिटोइड कहाँ देखे थे हमने? बायोलॉजिकल। जब इंसेक्ट्स को बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज करते हैं तो वहां पे प्रीडेटर पैरासिटोइड है ना। पैरासिटोइड हैं क्या? पैरासिटोइड ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं और इवेंचुअली उसे किल कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक उसका नहीं है। दे डेवलप ऑन और इनसाइड अ सिंगल होस्ट। हाँ जी, ये दूसरे एक होस्ट के अंदर जो है वो डेवलप करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ट्रू। आगे, दे इवेंचुअली किल द होस्ट। पैरासिटोइड इवेंचुअली दे किल द होस्ट। दे कंज्यूम मल्टीपल होस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो ये क्या है? सॉलिटरी फीडर्स हैं। पैरासिटोइड क्या होते हैं? सॉलिटरी फीडर्स होते हैं। ये एक टाइम पे एक ही होस्ट पे रहते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल होस्ट वाली लाइन जो है वो बिल्कुल गलत हो गई है। प्रीडेटर जो होते हैं वो एक ही लाइफ टाइम में मल्टीपल प्रेज के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन पैरासिटोइड क्या होते हैं? यूजुअली वो एक ही होस्ट के अंदर रहते हैं और उसको इवेंचुअली मार ही देते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है। दे आर ऑफन हाइमेनोप्टेरन और डिप्टेरन इंसेक्ट्स। तो मैंने आपको बताया है कि हाइमेनोप्टेरा और डिप्टेरा जो है मैक्सिमम पैरासिटोइड जो है इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। सो करेक्ट ऑप्शन जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है दैट इज ऑप्शन सी, कि वो मल्टीपल होस्ट को कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ सूडोपोडिया इन प्रोटोजोआ। सूडोपोडिया क्या है? दे आर टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जो किस लिए प्रेजेंट होते हैं? फीडिंग के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए। तो कौन कौन से सूडोपोडिया के बारे में हम जानते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो हम जानते हैं लोबोपोडिया, ठीक है, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया, एक्सोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया एंड एक्सोपोडिया। कैसे कैसे हैं उस हिसाब से इनको इन 4 टाइप के सूडोपोडिया होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट रिकॉग्नाइज्ड टाइप। कौन कौन से रिकॉग्नाइज्ड टाइप के हैं? लोबोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। मायोपोडिया और एक्सोनोपोडिया तो हमने सुना ही नहीं है। तो ये दोनों क्या है? दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड टाइप। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22। द न्यूक्लियोलस इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग या फिर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। जो न्यूक्लियोलस है वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस रीजन है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस है वो ना तो रेप्लिकेशन में रिस्पॉन्स देता है, ना क्रोमैटिन रिमॉडलिंग में, ना टीआरएनए स्प्लाइसिंग में। उसका रोल क्या है? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट फैक्ट पे क्वेश्चन है आपका, आरएनए सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। आगे चलते हैं। अरेंज द steps involved in converting sound waves into nerve impulses।
vibration of tympanic membrane, movement of ossicles in middle ear, displacement of basilar membrane in cochlea, deflection of hair cell stereocilia, generation of receptor potential and neurotransmitter release। तो अगर मैं साउंड वेव से नर्व इंपल्स में जो कन्वर्जन है उसके सीक्वेंस की बात करूं तो सबसे पहले कैसे होता है, सबसे पहले जो साउंड वेव्स हैं वो ईयर कैनाल में आते हैं। ईयर कैनाल से सबसे पहले कैसे सीक्वेंस रहता है, ईयर कैनाल पे आते हैं। ईयर कैनाल से कहां जाते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वहां से कहां जाते हैं, ईयर ऑसिकल्स, मेलियस, इनकस, स्टेपस है ना, ईयर ऑसिकल्स में जाते हैं। ईयर ऑसिकल्स के बाद बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन सीक्वेंस क्या रहता है, उसके बाद हेयर सेल स्टीरोसीलिया, हेयर सेल स्टीरोसीलिया एंड देन रिसेप्टर पोटेंशियल। तो ये सीक्वेंस रहता है। इस सीक्वेंस को अब हम यहां से जोड़ते हैं। सबसे पहले कहां आएंगे, ईयर कैनाल में, और ईयर कैनाल से कहां जाएंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, ईयर कैनाल से कहां गए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले वाइब्रेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये सबसे पहले होगा, फर्स्ट पे क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद मूवमेंट ऑफ ऑसिकल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद ऑसिकल गए, मूवमेंट ऑफ ऑसिकल होगा। तो इन दो से ऑप्शन में, ये ऑप्शन में यहीं से टिक लगा सकती हूँ कि हाँ सबसे पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और फिर ऑसिकल में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हेयर सेल स्टीरोसीलिया की डिफ्लेक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जाएगा जो थर्ड, इसमें फोर्थ और थर्ड दिया हुआ है, और लास्ट में नर्व इंपल्स बनेगा जो सबसे एंड में ही होता है। तो सिर्फ 3 पॉइंट याद करके कि सबसे पहले ईयर कैनाल में जाएंगे, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाएंगे और लास्ट में नर्व इंपल्स बनाएंगे, उस बेसिस पे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम कैरोटाइप एसोसिएशंस आर करेक्ट। ये जो सिंड्रोम कैरोटाइप एसोसिएशंस दे रखे हैं इनमें से कितने जो हैं वो सही हैं। चलिए तो वन बाय वन सब हर सिंड्रोम को वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम 45X। टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम एक सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइड है जिसमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम कम हो गया, लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम जो कम है वो है एक्स क्रोमोसोम। तो ये बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 46 होने चाहिए थे, एक कम है, 45 है, और एक एक्स जो डबल एक्स होना चाहिए था उस जगह एक ही एक्स है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगली बात करें क्लिनेफेल्टर। क्लिनेफेल्टर भी सेक्स क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइड है। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, और कौन सा, एक्स क्रोमोसोम। तो ये भी बिल्कुल सही है। पटाउ सिंड्रोम की बात करें तो पटाउ सिंड्रोम एक ट्राइसोमी है, लेकिन पटाउ सिंड्रोम में ट्राइसोमी 15th की नहीं बल्कि 13th क्रोमोसोम की हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल गलत। एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम भी एक ट्राइसोमी है, लेकिन यहाँ ट्राइसोमी कौन से क्रोमोसोम की होती है, 18th की। तो ये भी बिल्कुल गलत। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी है लेकिन कौन से क्रोमोसोम की होती है, 21। तो ये जो ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, सेक्स क्रोमोसोमल के सही है। तो करेक्ट ऑप्शन is option A, only 2 are correct। ठीक है, moving to the next question। So next question is question number 25। question number 25 बोल रहा है choose the most appropriate option based on the following assertion and reasoning। तो आपको एक assertion statement दिया है, एक reason दिया है, आपने correct option choose करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। assertion बोल रहा है gross primary productivity is always less than the net primary productivity। तो क्या ये statement सही है? No, this is false, क्योंकि gross primary productivity NPP से कम तो कभी नहीं होगी। जीपीपी एनपीपी कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो, एनपीपी इज कैलकुलेटेड एज जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द एनर्जी यूज इन द रेस्पिरेशन। तो एनपीपी बड़ी होगी या फिर जीपीपी बड़ी होगी,
जीपीपी क्या है? एनपीपी प्लस आर। जीपीपी की वैल्यू हमेशा एनपीपी से या तो ज्यादा रहेगी, इक्वल भी हो सकती है अगर प्लांट ने कुछ एनर्जी यूज नहीं की है, लेकिन कम तो कभी नहीं होगी। तो इसलिए ये होता है बिल्कुल गलत। ठीक है, इट इज द अदर वे अराउंड कि एनपीपी कम हो सकती है लेकिन जीपीपी कम नहीं होगी। अगला इसका रीजन देखते हैं क्या दिया है। अ पोर्शन ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूज्ड इन प्लांट रेस्पिरेशन। हाँ जी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कुछ एक पोर्शन जो है वो प्लांट रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ए एंड आर ट्रू, नो। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, गलत। A is true, R is false, A true है ही नहीं, A is false, R is true, and this is the correct option. A सही, A गलत है क्योंकि वो बोल रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होती है, जो कि नहीं होता है। क्या कम होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम भी हो सकती है। जीपीपी हमेशा या तो ज्यादा होगी, अगर कोई एनर्जी यूज हुई ही नहीं तो एनपीपी के इक्वल हो सकती है, लेकिन कम तो कतई नहीं होगी। सो ये थे आपके एग्जाम के फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस या फिर नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।